नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू आरंभ पर। दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास 6 की हम इतिहास यात्रा में आज 8वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि कैसे मौर्य साम्राज्य भारत को पहली बार एकजुट कर रहा है। कर, शासन व्यवस्था और नीति निर्माण के स्तर पर एक व्यापक ढांचा खड़ा करता है मौर्य साम्राज्य। लेकिन जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य कमजोर होता है, उसके पतन की कहानी भी शुरू हो जाती है। इस तरह आगे चल करके मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और फिर एक नया काल शुरू होता है, जिसको हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। यानी कि मौर्योत्तर काल में क्या हो रहा होता है, जहां पहले मौर्य साम्राज्य में सम्राट की अवधारणा होती है, बड़े लेवल पर जो है राज्य कर रहा होता है सम्राट। अब सम्राट जैसी अवधारणा नहीं है, अब फिर से शासक वर्ग के आते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक आते हैं। यहाँ पर शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण और सातवाहन, इंडो ग्रीक, ऐसे जो है वंश का जो है अब शासन हो रहा होता है भारत में। तो इस काल को हम मौर्योत्तर काल के नाम से जान रहे हैं, यानी कि मौर्य के बाद का काल। अब मौर्योत्तर काल के बाद में जान रहे हैं तो यही आप जान लीजिए कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसमें मौर्य साम्राज्य का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश की स्थापना करता है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके सत्ता पर कब्जा कर लेता है और यहां से शुंग वंश का आरंभ हो जाता है। इसी को हम मौर्योत्तर काल के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर कई सारे शासकों का मतलब कई सारे वंश जो है उभर कर आते हैं और वो अलग अलग क्षेत्र पर शासन कर रहे होते हैं, ये समझेंगे। इसके बाद जो है अब क्या हो रहा होता है, जो सम्राट पहले थे यानी सम्राट अब मंच से उतर जाते हैं। अब जो है बाजार और नगर जो है ये केंद्रीय भूमिका में आ जाते हैं। तो इसलिए आज के चैप्टर में हम 8वें अध्याय में यही पढ़ेंगे, गांव, शहर और व्यापार। लेकिन उससे पहले जो मैं मौर्योत्तर काल के बारे में बता रहा हूं वो जान लेते हैं, क्या है उसमें, कैसे पता चल रहा है हमें, कुल मिला के सारी बातें ये जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे की बात। आगे की बात का क्या मतलब है कि मौर्य साम्राज्य से आगे की बात। तो यहां पर उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक कौन, पुष्यमित्र शुंग, जिसका मैंने अभी नाम आपको बताया। ये पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता पर काबिज हो जाता है। ये एक राज्य की स्थापना करता है उसके बाद, जिसे शुंग वंश के नाम से जानते हैं। शुंगों के बाद जो है कौन आते हैं, कण्व आते हैं। तो एक कण्व फिर जो आते हैं शुंगों के बाद जो है, तो कण्व शासन का, कण्व वंश का जो है शासन हो रहा होता है भारत में। फिर उसके बाद कुछ और वंश आते हैं जिनका शासन कब तक चलता रहता है, जब तक कि गुप्त साम्राज्य का जो है स्थापना नहीं हो जाती है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक ऐसे ही कई सारे वंशों का भारत में शासन हो रहा होता है। चाहे फिर जो है ये शुंग वंश हो, कण्व वंश हो, या कुषाण हो, या फिर इंडो ग्रीक जिसे हम हिंद यवन के नाम से भी जानते हैं, या फिर सातवाहन हो। तो इनका जो है शासन चल रहा होता है। लेकिन आगे चलकर गुप्त साम्राज्य का जैसे ही जो है स्थापना होती है, ये सारे पीछे छूट जाते हैं। तो 1700 वर्ष पहले तक इनका जो है शासन चल रहा होता है। इसके बाद पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। हमने पिछले अध्याय में जाना था ये बात। तो पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर कौन, किसका शासन था, शकों का, तो नहीं शक वंश। यहां पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे कौन, सातवाहन शासक। यानी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात का इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका, तो ये हो गया पश्चिम भारत। यहां पर और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, इस तरीके के इलाके यहां पर जो है शासन कर रहे हैं, कर्नाटक वगैरह। तो यहां शासन कर रहे हैं कौन, सातवाहन शासक। इनके साथ जो है किसका युद्ध हो रहा होता है, शकों का। तो शक और सातवाहन शासक आपस में लड़ रहे होते हैं। यहां पर इनके साथ कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य, यानी 2100 साल पहले जो है सातवाहन राज्य की स्थापना हो रही है और ये लगभग 400 वर्षों तक शासन करता है भारत में, यानी भारत के एक इलाके में। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। तो यानी जैसे मौर्य साम्राज्य का जैसे पतन हो रहा है, तो अलग अलग वंशों का शासन स्थापित हो रहा है भारत में। इसको मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वान इस मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग भी कहते हैं, अंधकार काल के नाम से भी संज्ञा देते हैं इसकी। लेकिन कुछ विद्वान इसका खंडन भी करते हैं कि साहब ये अंधकार का काल नहीं था। क्यों नहीं था, ये सारी बातें हम आगे के चैप्टर में समझेंगे। अभी हम जो है केवल हल्का हल्का, जैसा एनसीईआरटी कह रही है वैसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा आपके दिमाग पर जोर लगाने की
हम जद्दोजहद नहीं करवाना चाहते। कुल मिला के आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर ना लगाना पड़े, इसलिए उसी हिसाब से चल रहे हैं। धीरे धीरे अपनी कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इन सब में गहराई से जाएंगे कि कैसे अंधकार का युग था, कैसे नहीं था, कैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे एक्चुअल रीजन क्या थे। ठीक है, ये सारी बातें आगे समझेंगे। तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले चोलों, चेरों और पांड्यों, यानी कि दक्षिण भारत में, ये हम उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत या उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पहले कौन किसका शासन था? चोल, चेर, पांड्य, ये शासन कर रहे थे। और लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो इस तरीके से आपके सामने कितने हो गए? 5 जो है वंश हो गए जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे हैं। पहला नाम है आपका चोल, फिर चेर, फिर पांड्य, फिर पल्लव और फिर चालुक्य। तो ये सारे मौर्योत्तर काल के हैं। इसके बाद इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, यानी ये तो थे, इनके अलावा भी कई सारे और थे, छोटे छोटे बड़े बड़े इस तरीके से। लेकिन इनके बारे में हमें पता कैसे चल रहा है? इनके भी बारे में, जैसे कण्व वंश है या शुंग वंश है, इनके बारे में भी हमें बेसिकली जो है सिक्कों के माध्यम से पता चल रहा है, पांडुलिपियों के माध्यम से पता चल रहा है, और कुछ जो लिखित साक्ष्य हैं जैसे पांडुलिपि है, इन सब के माध्यम से या पुरातत्व अवशेषों के माध्यम से पता चल रहा है। तो इनके बारे में हमें सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि यहाँ नए नए वंश तो उभर कर आ ही रहे हैं, उसके अलावा भी इनके साथ साथ और भी परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन गांव के स्तर पर हो रहे होंगे, वो परिवर्तन शहर नगर के स्तर पर हो रहे होंगे, वो परिवर्तन व्यापार के स्तर पर हो रहे होंगे। यानी कि नए नए जो है मार्ग खोजे जा रहे होंगे, नए नए देशों से संपर्क किया जा रहा होगा, नए नए क्षेत्रों से संपर्क बढ़ रहा होगा। तो ये परिवर्तन हो रहा है, जिसमें किस किस की भूमिका है? जिसमें सामान्य स्त्री और पुरुषों की भूमिका है, बड़े लोगों की नहीं है। जो जिनकी स्थिति ठीक ठाक है, प्रभाव समाज में ठीक ठाक है, वो नहीं, जो सामान्य स्त्री और पुरुष है उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इनमें कृषि का प्रसार हो रहा है, नए शहरों का विकास हो रहा है, उद्योग उभर रहे हैं, व्यापार में प्रगति भी हो रही है। ये सारी बातें आगे हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जैसे अध्याय शुरू करेंगे हम 8वां, उसमें पढ़ेंगे। उससे पहले बस मौर्योत्तर काल की हल्की झलक समझ रहे हैं हम। तो व्यापारियों ने एक तरफ जहां जो उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की। उपमहाद्वीप का मतलब पता ही है आपको, शुरुआत से ही मैं बता रहा हूं। उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? अपना भारत। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात चल रही है यहाँ पर। तो उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज हो रही है, साथ ही साथ समुद्री रास्तों की भी खोज हो रही है। वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया कौन सा? सऊदी अरब, ओमान, यमन, ईरान, ये वाला इलाका। पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुल चुके हैं। मंदिरों तथा स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हो रहा है। तो इन्हीं सब के आधार पर जो है विद्वान नकारते हैं कि ये अंधकार का काल नहीं था। ये जो है अंधकार का काल नहीं था। जैसे गुप्त साम्राज्य को, जो गुप्त काल को जो है लोग कुछ विद्वान जो है गोल्डन पीरियड कहते हैं, सुनहरा काल कहते हैं, ठीक है, तो स्वर्ण काल कहते हैं उसे। ऐसे ही इसे मौर्योत्तर काल को जो है अंधकार का काल की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन इन सब के आधार पर जो है विद्वान नकारते हैं कि वो अंधकार का काल नहीं था। किताबें लिखी जा रही हैं यहाँ पर, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हो रही हैं। ये सब साथ साथ चल रहा है, नए नए वंश उभर रहे हैं, साथ साथ ये भी चल रहा है। ये सारी बातें साथ साथ चल रही हैं। जब हम और चीजें पढ़ेंगे तो हमारे काम आएगी। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से सिक्के थे जिनके माध्यम से वो पता चल रहा है। तो किस तरीके के सिक्के रहे थे इनके, वो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये हिंद यमन सिक्का, यानी इंडो ग्रीक का ये सिक्का है। यहाँ पर एक क्या चित्र बनाया गया है किसी व्यक्ति का, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और ये सब जो है आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के में पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, इससे पहले चैप्टर पढ़ रहे थे कि आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत यानी कि ठप्पा लगाकर, कोई जो है उनकी ढलाई करके नहीं, ठप्पा लगाकर या काट करके बनाए गए जो है सिक्कों को आहत सिक्का कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है इस पर किसी धातु के उस पर ठप्पा लगाया गया होगा, उससे ये आकृति उभारी गई है। तो ये हिंद यमन के सिक्का है, ये कोषार सिक्का है, कोषारकालीन सिक्का। ये सातवाहन का सिक्का था। तो ये गोल भी हुआ करते थे, ये आयताकार भी हुआ करते थे आहत सिक्के। और ये शकों का सिक्का है।
तो इस तरीके से इन सिक्कों से हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कौन कौन से वंश शासन कर रहे थे, या मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से वंश जो है भारत में उभरे थे और उन्होंने शासन किया था। इन मुख्यतः इन सिक्कों वगैरह से हमें जानकारी मिल रही है, बहुत सारी जानकारी इनसे मिलती है। समुद्रगुप्त की भी जानकारी भी हमें कई मुख्यतः जो है सिक्कों से नजर आती है। अब आ गया हमारा अध्याय 8। अध्याय 8 वही लोहार की ये वही भूमिका बनाने की कोशिश कि अब लोहार की बात चल रही है तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ औजारों की बात चल रही होगी, लोहे के उपयोग की बात चल रही होगी। जो हम जब पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य से पहले कृषि का विकास हो रहा है, तो कृषि का विकास होता है, कृषि का विस्तार होता है, कैसे होता है कि वहां पर लोहे के फाल का उपयोग शुरू हो गया था। पौधे की रोपण जो है, पौधे की रोपाई हो रही है, धान की खेती की रोपाई हो रही थी, तो कृषि आगे बढ़ रही है, अधिशेष ज्यादा हो रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो यही है कि लोहे का प्रयोग हमारे लिए तो आज आम बात है, लेकिन उस समय ये तो आम बात नहीं रही होगी, आम बात नहीं रही होगी। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। हमने पिछले अध्याय में ये बात जानी थी। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, सारी बात पढ़ी थी हमने, पाषाण काल जब पढ़ रहे थे, और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। क्यों मिले थे, क्यों कब्रों में दफन करते थे, सारी बात हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखिए साहब आगे फिर लोहे की बात चल रही है। तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हमने सारे प्रमाण देख लिए थे कैसे कैसे मिल रहे थे। इसमें जंगलों को साफ करना, तो ये बात तो स्पेशल मैंने कही थी ना, जब कृषि का विस्तार हो रहा है या कृषि का विकास हो रहा है, तो जब लोहे का प्रयोग बढ़ा है तो लोहे से जो है जंगलों को काटना आसान हो गया। तो जंगलों को काटना आसान हो गया तो कृषि के लिए भूमि मिलना, भूमि का विस्तार हो गया, तो भूमि का विस्तार हो गया पहला। दूसरा, जब लोहे का उपयोग हो रहा है तो जुताई अच्छे से हो रही, पहले लकड़ी के हलों से उतनी अच्छी जुताई नहीं हो रही थी, अब गहरी जुताई हो रही है, गहरी जुताई हो रही तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से कृषि अधिशेष भी बनता है। कुल्हाड़ियों का उपयोग हो रहा है लकड़ी काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए भी औजार बनाए जा रहे हैं लोहे के। अब कृषि के लिए जो है ये यहाँ कृषि के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। तो एक तो उत्पादन बढ़ रहा था, किससे उत्पादन बढ़ रहा था साहब, लोहे के फाल का उपयोग हो रहा है, लोहे के हल का उपयोग हो रहा है। दूसरा जो है पौधे की रोपाई शुरू हो गई, धान की रोपाई हो रही है, उससे जो है कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। अब तीसरा सिंचाई के जो साधन भी जो है यहाँ विकास किया जा रहा है, जैसे नहरों को खुदवाया जा रहा है, कुएं खुदवाए जा रहे हैं, बम्बे खुदवाए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो औजार महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी साबित हुई, इसमें नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। और ये सारे काम जो है हम जब अशोक पढ़ रहे थे ना, अशोक के बारे में हमारे सामने, तो अशोक ने सारे काम करवाए थे नहीं करवाए थे। तो ऐसे ही अब ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे के जो वंश उभर के आ रहे हैं या अपने स्तर पर लोग जो है इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। अब देखिए साहब गांव में कौन रहते थे, अब ये जानकारी हमारे लिए पहले हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ स्पेशल बता रहा है कि गांव में जो लोग रहते थे उनके नाम क्या होते थे। गांव में स्वाभाविक बात है हम जाने ही थे कि भाई पुरोहित भी रह रहा है, क्षत्रिय भी रह रहा है, वहां दास भी रह रहे हैं, वहां शिल्पकार भी रह रहा है, वहां कृषक भी रह रहा है। लेकिन जो रह रहे हैं इनको एक ग्रुप में बांटा गया, तो हमने वहां समझा था कि 4 वर्ण बनाए थे ना, लेकिन अब यहाँ पर दक्षिण भारत में इनका नाम अलग लिया जा रहा है, तमिल भाषा में उनका अलग नाम है, तो वो कौन सा नाम है वो समझेंगे। तो इस महाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ब्राह्मणों ने या पुरोहितों ने 4 वर्ण में बांटा था, तो यहाँ ये 3 तरह में बांट रहे हैं। किस तरीके से बांट रहे हैं, जिसमें तमिल क्षेत्र में सबसे बड़े भूस्वामी, अब जो बड़े भूस्वामी जमींदार हैं जो खेती करवाते हैं दूसरों से, तो इनको कह रहे हैं ये बेलला। तो जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बेलला नाम से पुकारा जा रहा है। तो पहला कौन लोग रहते थे जो गांव में, बेलला रहते थे। दूसरे साधारण हलवाए रहते थे, यानी किसान रहते थे जिनके पास अपनी भूमि भी हो सकती थी और नहीं भी होती थी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये हलवा यानी कि हल चला करके खेती कर रहे थे, तो ये किसान दूसरे नंबर पे कौन है, किसान है। पहले पे बड़े भूस्वामी जिन्हें कह रहे हैं बेलला, दूसरे नंबर पर है हलवाई या किसान जिनको कह रहे हैं उड़वार, और तीसरे पर है भूमिहीन मजदूर या दास। ये 2 लोग हैं, भूमिहीन मजदूर और दास। इनको क्या कह रहा है वो कह रहे हैं कडेसियार, किसे, भूमिहीन मजदूर को, और अधिमई ये कह रहे हैं दास को। तमिल में अधिमई का मतलब होता है दास।
तो इस तरीके से 3 तरह के लोग रह रहे हैं गांव में। पहले हो गए बेलरा, दूसरा हो गया उड़वार और तीसरे हो गए कडेशियार और अधिमई। तो इस तरीके से 3 तरह के लोग रह रहे हैं। अब आगे साहब, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान जो गांव का प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहलाता था। अब ये उत्तरी हिस्से की बात चल रही, पहले हमने दक्षिणी हिस्से की बात से पढ़ी भारत के। अब उत्तरी हिस्से में क्या कह रहे हैं, जो ग्राम का प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसे ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें कई बार पीटी में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है कि ग्राम का जो मुखिया होता था उसे किस नाम से पुकारा जाता था, क्या नाम था उसका, तो आप ग्राम भोजक लगाएंगे। आप यहाँ पर बड़े भूस्वामी होते थे दक्षिण भारत में, तो उसे तमिल भाषा में क्या कहते थे, तो आप जो है बेल लला लगाएंगे उसके लिए। ऐसे ही आप जो है हलवाओं के लिए, तो यहाँ आपको हलवाओं का मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हलवाहे कौन होते थे, तो आप लगा देंगे किसान होते थे जिनके पास भूमि हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, दोनों बातें थी, और ये हल चलाते थे, इसलिए इन्हें हलवाई कहते थे। इन हलवाओं को कहा जाता था उड़वार, दास को अधिमई, और भूमिहीन मजदूर और दासों को दोनों को मिला के कड़शियार और अधिमई। ऐसे ही उत्तरी भारत में जो गांव का प्रधान है या मुखिया है उसे कह रहे हैं ग्राम भोजक, और ये अक्सर एक ही परिवार से बनते थे, इसलिए यह पद जो था वो वंशानुगत था, यानी आनुवांशिक था। एक ही वंश के या एक ही परिवार के लोग बनते हुए आ रहे हैं, किसी दूसरे को बनने ही नहीं दे रहे हैं। तो ग्राम भोजक, आपसे ये भी अगर क्वेश्चन आया था कि ग्राम भोजक आनुवांशिक होते थे या अलग अलग तरीके से चयन किए जाते थे, तो आप यहाँ लगा सकते हैं कि वो आनुवांशिक होते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। स्वाभाविक बात है, किसी और को क्यों बैठने का देगा, ताकतवर यही है, दूसरों से खेती करवा रहा है, अपने यहाँ पर मजदूरी करवा रहा है, इसके बाद दुनियादारी की भूमि है, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो खुद ही बनेगा ना। तो आमतौर पर बड़े भूस्वामी जो है ग्राम भोजक के पद पर होते थे। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण यह राजा भी क्या करता था, अब ये प्रभावशाली है गांव में, इसकी बात पैसे से, बल से, छल से सबसे प्रभावशाली है, तो राजा जो है टैक्स चुकाने के लिए इसी को कह देता था कि जा भाई टैक्स चुका के ला और मुझे दे दियो, और जो भी तेरी फीस बने वो ले लियो। तो टैक्स चुकाने का अधिकार राजा ऐसे ही दे देता अक्सर, क्योंकि ये प्रभावशाली है। साथ ही साथ ये प्रभावशाली है तो ये पुलिस का भी काम कर रहा होता था। कोई शिकायत लेके पहुंच गया तो उसको हल कर रहा है, अच्छा कौन है, उसको बुलाया और 2 टमाचे लगा दिए, क्या किया तूने, ये कैसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे अत्याचार क्यों कर रहा है, चोरी क्यों किया तूने, इसके साथ ऐसा गलत क्यों किया। तो इस तरीके के काम जो है ये कर रहा है, तो ये पुलिस की भूमिका में भी है। साथ ही साथ ये निर्णय भी कर रहा होता है, विवादों को निपटा रहा, तो ये न्यायाधीश की भूमिका में भी है, यानी जज की भूमिका में भी है। तो ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करता था। कौन, ग्राम भोजक, ठीक है। और ग्राम भोजक पे जो व्यक्ति बनता था वो प्रभावी व्यक्ति होता था। ग्राम भोजकों के अलावा और कौन होते थे, अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, अन्य यानी कि किसान भी होते थे स्वतंत्र। उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे गृहपति, उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था, जो अन्य स्वतंत्र किसान होते थे। इनमें ज्यादातर छोटे ही किसान होते थे, बड़े किसान होते थे वो ग्राम भोजक बन जाता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। अब ये जमीन नहीं है तो या तो ये दास होंगे या मजदूर होंगे, तो होती थी इनमें दास या कर्मकार। इसका ही दूसरा नाम हमने पढ़ा था पहले, कर्मकार को और क्या कहते हैं, कम्मकार। बताइए, एक सेकंड घिच पिच हो गया, आप कहेंगे क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको साफ लिख देता हूं एकदम। क्या, कम्मकार कह रहे होते हैं ना, कम्मकार। तो इन कर्मकार को ही कम्मकार कह रहे हैं। मजदूर, काम करने वाले, शिल्पी, तो जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो ये गांव के बारे में जानकारी दी गई आपको, किस तरीके के लोग वहां रहते थे, क्या नाम थे उनके। अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इसमें क्या बताया गया कि तमिल की प्राचीन रचना को संगम साहित्य कहा जाता है। तो आपके लिए यहाँ ये एक और फैक्ट हो गया कि तमिल में जो प्राचीन रचना है उन्हें क्या कहा जाता है, संगम साहित्य। अब संगम साहित्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक जगह पर अलग अलग क्षेत्र से जो है कवि आकर के मिलते थे और फिर मिलते थे वहां पर बातचीत कर करके फिर इनकी रचनाएं हो रही हैं, तो इसलिए संगम साहित्य कह रहे हैं इसे, है ना। तो इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई,
इनमें संगम, इन्हें संगम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मदुरै के कवि, कहाँ के कवि, मदुरै के कवि सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले लोगों के जिन तमिलों नामों का उल्लेख किया गया, यानी कि ये तमिल नाम थे ना, वेल्लला, ओडवार, कडेशियार, अधिमई, ये सारे नाम हमें कहाँ से पता चल रहे हैं कि उस समय क्या कहते थे इन्हें? ये सारे नाम हमें इन तमिल रचनाओं से ही पता चल रहे हैं, संगम साहित्य से ही पता चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साहब आगे चलें, आगे समझें कि सिक्के, सिक्के मैं बता ही दिया, आहत सिक्के किसे कह रहे हैं, वो सारी बातें आपको बता दी, कई बार बता दिया हूं। तो सिक्के जो है हजारों सिक्के मिले हैं, सबसे पुराने आहत सिक्के थे, शुरुआती सिक्के थे ना, आरंभिक सिक्के कह रहे हैं हमने, जो करीब 500 साल तक चले। ये सिक्के चांदी के भी बनते थे, सोने के भी बनते थे, और ये विभिन्न आकृतियों में, यानी कि गोलाकार भी हो सकते थे, ये आयताकार भी हो सकते थे, कहीं में त्रिकोण भी हो सकते थे। उन्हें काटकर उन पर ठप्पा लगा करके बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के, यानी कि जो धातु होती थी उसे आहत कर दिया जाता था, इसलिए उन्हें आहत सिक्के कह रहे हैं। आहत सिक्के के बारे में और विस्तार से थोड़ी जानकारी दी गई है, सारी बातें बता चुका हूं मैं, ये पिछले भी बता दी, आज भी बता दी, तो आप जो है देख लें। ये आहत सिक्के हैं, देखो, मतलब इस पे कुछ लिखा नहीं जाता था ना, इन्हें जो है ढलाई करके बनाया जाता था, काट करके इनमें ठप्पा लगा दिया जाता था, इसलिए इन्हें, ये हो गया एक आहत सिक्का, ये हो गया आहत सिक्का, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कह रहे हैं। अब देखिए साहब, विनिमय के अन्य साधन, तो पहला पता चल गया कि जो खरीदारी हो रही है, बाजार में सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो सिक्कों के माध्यम से हो रहा है। अब विनिमय के और भी साधन से, वो क्या साधन थे? वो थे साहब वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय के द्वारा, यानी कि आपके पास चावल है और किसी के पास गेहूं है, आपको गेहूं की जरूरत है, उसे चावल की जरूरत नहीं, आपने चावल उसे दे दिए, गेहूं उससे ले लिए। या आप कपड़े बनाते हैं और कोई एक किसान है, आपको गेहूं की जरूरत है, किसान को जो है कपड़ों की जरूरत है, तो किसान आया आपके पास गेहूं लेकर के, गेहूं आपको दे दिया, आपने उसके बदले में कपड़े दे दिए। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय के माध्यम से वहां व्यापार हो रहा है। तो उसी में एक ये कविता का माध्यम से समझाने की कोशिश की गई, संगम साहित्य की एक कविता है, उसका एक अंश है। तो खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। यह कविता है। अब इसमें किस तरीके से पता चल रहा है कि वस्तु विनिमय हो रहा है? तो देखिए, खेतों के सफेद धान, यानी कि खेतों से धान निकाल के गाड़ियों में लादे गए, घर लाए गए। अब नमक के लिए, अब ये धान ले किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें नमक लेना है, इन्हें नमक की जरूरत है। अब नमक खेतों में तो हो नहीं रहा है, नमक हो रहा है समुद्र के किनारे, तो वहां से जो व्यापारी आते होंगे समुद्र में से किनारे जो है नमक लेकर के गांव में बेचने आते होंगे। तो गांव के जो लोग हैं, किसान हैं या अन्य लोग हैं, वो जो है धान से नमक खरीद रहे हैं। तो धान की गाड़ियों पर लादे कर नमक के लिए लंबे लंबे रास्तों पर चले जा रहे हैं, चांदनी सी सफेद रेत पर, यानी जो रास्ता है उस पर रेत बिछी पड़ी है और उस पर चलकर जो आ जा रही हैं गाड़ियां जो है, ठीक है, परिवार को समेटे हुए, पूरे परिवार के साथ, और देख रहे हैं कि पीछे कोई परिवार का सदस्य तो नहीं रह गया, कोई छूट तो नहीं गया है। और शहरों से नमक के सौदागरों के, जो समुद्र से जो है नमक लेकर के आए थे वो, और जब उनका नमक बिक गया, सारा नमक जो है खत्म हो गया, अब वो वापस जा रहे हैं। तो जैसे ही वापस जा रहे हैं तो अब शहर में सन्नाटा हो गया है। तो ये बता रहा है कि जैसे नमक के सौदागर आते थे तो वहां भीड़ लग जाती होगी नमक खरीदने के लिए, तो इसलिए वो जब चले जाते हैं तो सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, सही बात, तो समुद्र के किनारे ही होगा उस समय पे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को समझते हैं। तो मथुरा के लिए, अब जैसे यहाँ यह 2500 साल पहले एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा। यहीं पर जो है गांधार शैली आ रही होती है, गांधार शैली में मूर्तियां बन रही होती हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, है ना। तो यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यातायात और व्यापार के रास्तों पर, कौन से? जो हम पढ़ रहे थे ना, उत्तरापद, हमने कल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ा था। उत्तरापद कौन सा? वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक का रोड जो जा रहा था उसे उत्तरापद कह रहे हैं। तो वहां बीच में रास्ते पर पड़ रहा है मथुरा। ऐसे ही एक दक्षिणापद था ना, वो उज्जैन से, जो उज्जैन उसके बीच से निकल के जा रहा था, तो ये उसके केंद्र पर स्थित है, इसलिए
तो उत्तरापथ पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि तक्षशिला से कहां जा रहा है, पाटलिपुत्र तक जा रहा है। और दूसरा रास्ता आता है उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, किसके, मथुरा शहर के चारों ओर जो है किलेबंदी हो रखी है। इनमें अनेक मंदिर थे, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। तो भाई आसपास के किसान हैं, शहर में तो जो है खेती नहीं हो रही है, गांव में खेती हो रही है, आज भी होती है। तो ये गांव के लोग जो है शहर में बेचने जा रहे हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं एक तरीके से। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा में जो मूर्तियां बनाई गई, अब वहां सारी चीजें एक एक नक्काशी हो रही है, हाथ की नसें भी दिख रही हैं, दुपट्टा दिख रहा है, सब कुछ एकदम करीने से मूर्ति में एक एक चीज उभर के आ रही है, पूरी आकृति एकदम सुडोल बनाई जा रही है, इस तरीके से बनाई जा रही है। और ये किससे प्रभावित थी, ये आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो ये आपको मैं बता देता हूँ, यूनान से प्रभावित थी मूर्तियां, तो इसलिए ये इसे गांधार शैली के रूप में विकसित हो रही थी वो जो मूर्ति कला, और वो मथुरा तक आती है। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। कौन सी राजधानी बना, दूसरी राजधानी बना, और किनकी बना, कुषाणों की। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, आज भी रहा है, आज भी है। पता ही यहाँ कृष्ण के जो कितना महत्व, वहां पर मानते हैं कि वहां कृष्ण का जन्म हुआ, तो इस तरीके से वहां धार्मिक महत्व है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सारी बात समझ में। तो इस तरीके से जो क्या नाम है आपके नगर जो है अनेक गतिविधियों के केंद्र बन रहे हैं, यानी कि यहाँ धार्मिक केंद्र भी है, ये यहाँ व्यापार भी हो रहा है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप जो है व्यापार और आर्थिक गतिविधि के चौराहे पर स्थित है जो मथुरा। अब देखिए साहब, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। और कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, सारी बातें हम जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे, जैसे जैसे कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे, हम वहां पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में यही सब बातें समझनी है आपको। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, यानी छोटे छोटे अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी मठ या मंदिरों को स्त्री पुरुष दान कर रहे होते हैं, तो उन पर जो है छोटे छोटे अभिलेख गुदवा कर लगा देते हैं कि भाई साहब ये फलाने सिंह ने जो दान दिया या फलानी सिंह ने दान दिया। आज भी होता है ना, धर्मशालाओं में या मंदिर में कोई दान देता है तो उसका एक पत्थर लगवा देते हैं कि राजकुमार सिंह सन ऑफ फलाने सिंह ने अपनी माताजी की याद में या अपने पिताजी की याद में ये जो है पत्थर, ये इस कमरे का निर्माण करवाया, या इतने लाख या इतने हजार रुपए दिए। आज भी होता है, तो वैसे उस समय भी हो रहा होगा। तो वो अभिलेख पर छापे जा रहे हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। भाई गरीब आदमी कैसे कर पाएगा, राजा रानी यही सब शिल्पकार, जिसके पास पैसा होगा वही कर पाएगा। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने के उल्लेख मिलते हैं। सामान बेच रहे हैं, व्यापारी हैं, ये बड़े आदमी हैं, इनके पास पैसा आ रहा है, तो यही लगवा पाएंगे पत्थर, है ना, या पत्थर क्या दान दे पाएंगे कुल मिला के। अब देखिए आगे, शिल्प तथा शिल्पकार। अब ये सब काम हो रहे हैं ना, यहीं पर जो मैं बता रहा था कि जब नए नए वंश उभर के आ रहे हैं, तो उसी में साथ साथ एक व्यवस्था और चल रही है। तो यह शिल्पकार उभर रहे हैं, व्यापार वाणिज्य बन रहा है, कृषि का विकास हो रहा है, तमाम दुनिया भर की गतिविधियां हो रही हैं। तो पुरास्थल से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत सी पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, चित्र धूसर पात्र जो थे, या उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए उत्तरी काले कह रहे हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि बहुत समय की बात, पुरानी बात हो गई है। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। अब कपड़े तो हमें ज्यादा नहीं मिलेंगे ना, कपड़े गल सड़ के जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, तो इसलिए उनका ज्यादा हमें अवशेष नहीं मिल पाएंगे। उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? वस्त्र उत्पादन के, कपड़े उत्पादन के। तो कौन कौन से? उत्तर में जो है वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, यानी अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। आज भी बनाते हैं लोग, आज भी ग्रुप बनाते हैं, आज भी संघ बनाते हैं, आज भी कमेटी समिति बनाते हैं ऐसे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। किन्हें?
जो अपने व्यापारी या शिल्पकार अपने अपने संघ बना रहे हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, श्रेणी कहा जा रहा है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना होता था। क्या कर रहे होते थे ये जो है ट्रेनिंग दे रहे होते थे, प्रशिक्षण दे रहे हैं, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और साथ के साथ तैयार जो माल हो जाता था उसका वितरण करते थे। ये श्रेणियां ये सारी जिम्मेदारी संभालते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। किनकी? व्यापारी। शिल्पकार की श्रेणियां क्या कर रही हैं, वो कच्चा माल प्रोवाइड करा रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं और जो बन चुका है माल उसका वितरण कर रही हैं। व्यापारियों की श्रेणियां क्या कर रही हैं, वो व्यापार का संचालन कर रही हैं। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। आज भी ऐसा होता है। लॉटरी व्यवस्था का इसी का एक रूप है, मतलब कमेटी व्यवस्था जो है, लोग पैसा जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर इनसे पैसा ले लेते हैं, है ना। तो आज भी होता है। तो वैसे ही यहाँ पर श्रेणियां बैंक के रूप में काम कर रहे हैं जहां लोग पैसे जमा कर रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। सही बात है, ऐसे फ्री में क्यों रखेगा कोई? आप भी क्यों रखते हो? लाभ चाहते हैं आप, तभी तो कहीं बैंक में रखने जाते हैं, या सुरक्षा चाहते हैं अपने पैसे की। उसे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अब उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित होते थे, धातु की तरह दिखने वाले होते थे। ये चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों तथा उच्च तापमान पर रखते थे, यानी भट्टी में जो उच्च तापमान करते थे और वहां पकाते थे, इसलिए चिकने विकने बनते थे। जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की भारी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की जैसी चमक प्रदान करती थी। तो चमक प्रदान कर रही है, भट्टी में हाई टेम्परेचर पे ये पकाया गया है, जिसकी वजह से इसकी बाहरी परत काली पड़ गई है। और काली पड़ गई तो उसी को जो है कुम्हार चमका रहा है, एक अच्छा मस्त लेप, कोई लेप लगाकर उसे चमका दे रहा है, एकदम शीशे से चमक रही है। तो इसलिए इसे कह रहे हैं उत्तरी काले चमके पात्र। क्यों उत्तरी क्यों लगाया गया है? क्योंकि इनके ज्यादातर जो है अवशेष जो है उत्तर भारत में मिले होंगे, इसलिए इसे उत्तरी कहा जा रहा है ना। चलिए देखिए, अब आगे देखिए, सूत कातने और बुनने के नियम। तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने जब कल पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पता चल रहा है कि अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, जो हमने पहले पढ़ा ही है। इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई हो रही है। यानी कि सूत की कताई बुनाई जो हो रही थी जिस कारखाने में, वहां एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था और उसकी देखरेख में सारे काम हो रहे होते हैं कि कैसे सूत कतेगा, कैसे नहीं कतेगा। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में कौन काम करते थे? वो विधवा करती थी। सक्षम और अक्षम जो महिलाएं होती थी वो करती थी। भिक्षुणियां करती थी, वृद्ध वेश्या करती थी, और राजा की अवकाश जो प्राप्त दासियां होती थी, यानी कि राजा जो है रिटायर कर देता था जिन दासियों को, वो इन सब कामों में लगती थी। ठीक है, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। कौन कह रहा है? ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। जो काम कर रही है उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता था, वेतन भी मिलता था। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। यानी कि जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो अपनी जो दासी होती है, सहायिका होती है, उसको भेजकर कच्चा माल मंगवा के घर पे वो चीजें बना करके फिर उसी के थ्रू बाहर भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। यानी सुबह ही सुबह अपना माल जो कारखाने पर ले जाना पड़ता था उन्हें। कौन? जो जा सकती थी, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी सुबह सुबह। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है और इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती है। यानी गंदी नजर से देखता है या उससे छेड़खानी करता है या इधर उधर की जो है फालतू बात करता है तो उसे फिर जो है सजा भी मिलती थी। किसे? निरीक्षक। जो निरीक्षक था, जो निरीक्षण कर रहा होता था उसका। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। अगर उसने पूरा काम नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना है। अगर जुर्माना नहीं चुका रही तो अंगूठा काट दिया। जिस हिसाब से उसने काम नहीं किया उस हिसाब से उसको सजा तय होती होगी या जुर्माना तय होता हुआ, तो वो जुर्माने में वो अंगूठा तक काट लिया जाता था, है ना। अब देखिए आगे, सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु क्या है ये?
तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी बंदरगाह था। ये कौन? अरिकामेडु। तो बंदरगाह था, तो स्वाभाविक बात है यहाँ से व्यापार हो रहा होगा। और व्यापार किससे हो रहा होगा? बाहरी क्षेत्र से, बाहरी देशों से, समुद्र के रास्ते व्यापार हो रहा होगा, क्योंकि ये बंदरगाह है, पत्तन है। तो यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से एक बड़ा ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जो माल आता था, वेयर हाउस रहा होगा, वो माल आता था वहां उतार के रखा जाता होगा, या यहाँ से जब चढ़ाना है माल तो वहां वो सेफ रखा जाता होगा, बारिश से बचाया जाता होगा, आंधी तूफान से। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अब एम्फोरा जैसे पात्र मिले तो यहाँ से ही पता चल सकता है, मतलब ये अंदाजा लगा सकता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भी व्यापारी आते होंगे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और वहां से आते होंगे तो हो सकता है वो अपने यहाँ जो पात्र लेकर, उनके जो पात्र हैं खाने पीने की चीज उसमें लाते होंगे और यहाँ छोड़ गए होंगे या भूल गए होंगे। तो ऐसे हम अंदाजा लगाते हैं कि कैसे व्यापार हो रहा होगा इतिहास में। ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ से व्यापारी वहां जाते होंगे, वहां से इस पात्र को लाए होंगे, ये भी तो हो सकता है। इनमें क्या होता था? शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे। आप देखते होंगे पुरानी मूवियों में दोनों तरफ से हत्थे लगे हुए, ऐसे सुराही टाइप की होती है ना। साथ ही जहां यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ रहा है कि जो अरिकामेडु था, पत्तन था, ये बंदरगाह था, तो यहाँ कहाँ से व्यापार हो रहा है? भूमध्य सागरीय इलाके से व्यापार हो रहा है, जिसमें इटली भी शामिल है। और इटली का एक पात्र मिला है जिसे एरेटाइन पात्र कह रहे हैं। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। किसे बनाया जाता था? एरेटाइन को। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, इटली के रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। उनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन बनाए वो भारत में जा रहे हैं। वहां से सीख के आएंगे, वहां देख के आएंगे, तो अपने यहाँ भारत में बना दे रहे हैं। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो ये अरिकामेडु के बारे में जानकारी दी गई है पूरी। तो अरिकामेडु क्या था? तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है तुरंत लगा देंगे आप आंसर। पत्तन था, बंदरगाह था, जहां से व्यापार होता था। व्यापार कौन सा होता था? सामुद्रिक व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। और कौन कौन से इलाके से होता था? यहाँ आपको हल्की जो है झलक मिल गई कि साहब भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होता था। भूमध्य सागर क्षेत्र में अगर बात करें साहब, इटली से होता। और कहां से होता था साहब? रोमन से होता होगा, क्योंकि इटली का ही रोम है ना। अब देखिए, ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन है जो मिले हुए हैं। अब चूंकि ये एकदम सही साबुत तो मिल नहीं जाएंगे, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, तो टूट फूट गए होंगे, कुछ गल फुल गए होंगे, तो इस तरीके के जो है अवशेष के रूप में मिल रहे हैं। तो कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सब ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कल हमने देखा था ना, ब्राह्मी लिपि में आ शब्द को देखा था ना, वो कैसे देवनागरी में लिखा जा रहा है, फिर तमिल में, मलयालम में कैसे लिखा गया था, वो सारी बातें देखी थी हमने। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिखे लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है साहब। अब देखिए आगे है साहब, एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, यानी भरूच का यूनानी नाम जो है किसका? वेरीगाजा जो है, भरूच है इसका यूनानी नाम है, ये वेरीगाजा। तो यूनान का एक जो है नाविक आया होगा भारत में, उसने यहाँ पर कुछ चीजें देखी होंगी और फिर वो सारी चीजें बता रहा है। तो बता रहा क्या है? वेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। यानी जो राजा नियुक्त करता था, जो कुशल और अनुभवी नाविक होते थे, मछुआरे होते थे, वही यहाँ पर जहाज ला सकते थे और कोई दूसरा जहाज नहीं ला सकता था। ये बता रहा है ये नाविक जो है। वेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्के का आयात होता था। कहाँ पर? वेरीगाजा में आयात हो रहा है इन सब चीजों का। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी ये सारी चीजें तो आयात की जा रही हैं बाहर से, और ये सारी चीजें यहाँ से बाहर निर्यात की जा रही हैं।
राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, राजा को खुश करना ही है। हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जब पढ़े थे तो नजराना जैसी चीज पढ़ रहे थे ना, तो वही एक तरीके ये नजराना ही है। तो व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, इनमें चांदी के बर्तन हो सकते थे, गायक किशोर हो सकते थे, यानी कि जो है गाने वाला जो है सिंगर होता होगा, जो नई जवानी अभी किशोर है वो गाने के लिए जो राजा के दरबार में दे रहा। सुंदर औरतें हुआ करती थी, अच्छी शराब हो सकती है, वो उत्कृष्ट महीन कपड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के नजराने लेकर के आते थे व्यापारी जो है राजा के लिए। ठीक है साहब। अब देखिए व्यापार और व्यापारी, तो हमने जो है उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में जान लिया। खूबसूरत बर्तन थे, खासतौर से इनकी कटोरी तथा थालियां इस महाद्वीप के अन्य पुरातन स्थलों से मिली हैं। हमने पिछले अध्याय में भी ये जाना था कि ज्यादातर कटोरी और थाली मिले हैं, बाकी बड़े बर्तन नहीं मिले। अब सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यानी इतिहासकार या पुरातत्वविद अनुमान लगा रहे हैं कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग स्थानों पर बेचते थे, इसलिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यानी व्यापार और व्यापारी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत प्रसिद्ध है साहब सोने के लिए, मसाले के लिए, और उसमें भी खासतौर पर मसाले में कौन? काली मिर्च के लिए। इसी को लेने के लिए तो पुर्तगाली आए थे ना भारत में। तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, कहां पर मांग थी? रोमन साम्राज्य में, कि इसे काले सोने के नाम से जाना जा रहा है। इसे काले सोने के, आज काला सोना आज किसको कहते हैं बताइए साहब? उत्तर में कमेंट में उत्तर दीजिए इसका कि आज जो है काला सोना कैसे कहते हैं। उस समय तो जो है काली मिर्च को काला सोना कह रहे हैं, लेकिन आज के दौर में किसे काला सोना कहते हैं बताइए? व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो समुद्र के रास्ते पश्चिम एशिया जो है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत का इलाका, यानी कि कौन सा? जो तक्षशिला जिसे हम कह रहे थे ये द्वार के रूप में काम करता था पश्चिम एशिया में जाने के लिए, तो उस रास्ते से या फिर समुद्र के रास्ते से, ये समुद्री जहाजों के द्वारा। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा होगा। तो चूंकि यहां पर दक्षिण भारत में बहुत सारे रोमन साम्राज्य के सिक्के मिल रहे हैं, तो सिक्के ऐसे ही तो हवा में उड़ के आने ही होंगे। कैसे आए होंगे? यहाँ के व्यापारी जाते होंगे, वहां सामान बेचते होंगे, सामान के बदले सिक्के प्राप्त होते होंगे, और वे सिक्के यहाँ पर लेके आ रहे होंगे भारत में। तो बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा होगा, तभी तो ज्यादा जो सिक्के आ रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग रहा है साहब। अब इधर देखिए, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी कि जैसे मानसूनी हवा आती थी भारत की तरफ, तो वो उसका फायदा उठाते, उसी में अपना जहाज लगा दी, तो आराम से जो तेज स्पीड से जो जहाज अंदर आ गया। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। किसके साथ? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। इसके साथ चलना पसंद करें तो इन्हें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करेंगे भाई, हवा के जो है रास्ते या झोंके से ही जो है इनका जहाज बढ़ता रहेगा आगे, और लंबी यात्रा आराम से हो जाएगी। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता होगा, तभी तो इन हवा को झेल पाएंगे, तूफान को झेल पाएंगे, नहीं तो जो डूब जाएंगे। अब देखिए, व्यापार से जुड़ी एक कविता है, ये भी जो है संगम साहित्य की है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। जैसे एक कविता लिखी गई है, इसमें पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। कौन सा पत्तन? पुहार पत्तन। अब आपके लिए यहाँ ये भी एक फैक्ट हो गया कि पुहार क्या था। अगर आपको पीटी में पूछ दिया पुहार क्या था, तो आप उत्तर लगा देंगे साहब ये भी पत्तन था। या ऐसे पूछ ले कि इनमें से कौन पत्तन थे, तो आपको पुहार का नाम दे दे, या अभी हमने इससे पहले जो नाम पढ़ा था उसका नाम दे दे, तो आप लगा देंगे। तो पुहार एक पत्तन था। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े। पहली लाइन से आपको क्लियर हो रहा है कि जहाजों में जो है घोड़े लाए जाते होंगे व्यापार के माध्यम से भारत में। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, चूंकि काली मिर्च हमारे यहाँ हो रही है तो यहां से बाहर जा रही है काली मिर्च। रोमन साम्राज्य में बड़ी प्रचलित थी, अभी देखिए हमने जो है वहां पर काला सोना कह रहे हैं इसे। तो यहां से गाड़ियों में जो काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां। आपने तो मूवी देखी होगी ना,
पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो यहां पर दक्षिण भारत में वो चंदन की लकड़ियां। दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो बताई जा रही है कि कहां से कौन सी चीज आ रही है, कहां से कौन सी चीज जा रही है। यहाँ पर सारी चीज देख रहे हैं, तो गंगा और कावेरी से फसलें आ रही हैं, श्रीलंका से खाद्यान्न आ रहा है, और दक्षिण सागर से मोती निकाले जा रहे हैं, और पूर्वी सागर से क्या, मूंगे निकाले जा रहे हैं। तो इस तरीके का व्यापार हो रहा है। तो ये हमें संगम साहित्य की कविता के माध्यम से पता चल रहा है। और पुहार पत्तन पर कौन से जो है सामान ले जाए जाते थे या लाए जाते थे, वो सारी इसमें विवरण दिया गया। चलिए साहब, अब आगे देखिए। आगे समुद्र तटों से लगे राज्य, जो समुद्र तटों से लगे राज्य होंगे, स्वाभाविक बात है उनको फायदा ज्यादा होगा, आर्थिक फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां से व्यापार हो रहा है ना बाहरी देशों से। आज भी स्थिति यही है, जो समुद्र के किनारे जो अपने राज्य हैं उनका विकास ज्यादा, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक अच्छी चलती है। वहीं इनकी तुलनात्मक रूप से देखें, जो स्थल रुद्ध हैं, जिनके समुद्र के किनारे जो राज्य नहीं है, वो आज गरीब हैं। उनकी तुलना में बात करें तो इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मध्य प्रदेश के आसपास की बात चल रही है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई है। संगम कविताओं में मुवेंद्र की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। किसका? मुवेंदर। मुवेंदर का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन कौन से थे? ये चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। पीछे ही पढ़ा हमने, जब स्टार्ट कर रहे थे हम जो अपना चैप्टर, उसके पहले ही पढ़ा। तो इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। तो कि 3 है, तीनों के 2-2 हैं, तो 2-2 यानी कि 6 हो गए। एक चोलों का था जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, वो था कौन? पत्तन पोहार, और दूसरा या ऐसे ही है कावेरी पट्टिनम कह रहे हैं। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है, बहुत ज्यादा आर्थिक गतिविधियां हो रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं साहब। अब चलिए साहब, ये मुखिया लोग जो है नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी रेगुलर रूप में जो टैक्स नहीं ले रहे हैं, ये उपहार कह रहे हैं। जब मन आया तो ला, आज जो है उपहार भेज भाई, कुछ तो गिफ्ट भेज दे, कुछ नजराना भेज दे भाई। ऐसे कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे। तो ये सारी बातें ऐसे इसमें बताई गई हैं। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में, कहां पर? पश्चिम भारत में सातवाहन नामक शासन का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ गया, जो हमने शुरू में पढ़ा था, जिनका जो लड़ाई किससे हो रही है? शकों से हो रही है, जिनकी कड़व से हो रही है। इसमें जो है एक राजा था सातवाहनों का, सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वल्लरी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। यानी कि ऐसा कोई राजा था सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसा कोई राजा था। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ मिल रही है? जानकारी मिल रही है कि उसकी माँ ने, जो जिसका नाम था गौतमी वल्लरी, उसने एक दान किया था। जब दान किया था तो उसका एक अभिलेख खुदवाया था, उससे पता चल रही है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी ये दक्षिण पथ जो था उसको कंट्रोल करते होंगे, इसलिए दक्षिण पथ का स्वामी कहा जा रहा है इन्हें। दक्षिण पथ का शाब्दिक करता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये सारी बातें बता चुका हूं मैं इसमें आपको, ठीक है। अब देखिए साहब आगे, रेशम मार्ग और कुषाण। तो रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण हो रहा होगा। आज जो है चीन जो है उस रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने के प्रयास में लगा हुआ है, सिल्क रोड जिसके इंग्लिश में कह रहे हैं। तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। किस पर? रेशम मार्ग पर, क्योंकि यहां से बड़े स्तर पर जो है व्यापार हो रहा होगा। अगर इस पर नियंत्रण कर लें तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा कर और ज्यादा पैसा मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो इसलिए जो है इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने से उन्हें कर मिल जाता था, शुल्क मिल जाते थे, या तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, नजराना मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को क्या करते थे? अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से
सुरक्षा देते थे, यानी लुटेरे इन पर आक्रमण न करें उसकी सुरक्षा देते थे, इसलिए ये व्यापारी उन्हें टैक्स या कर, उपहार, नजराना जो भी देना चाहते थे दे जाते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कौन? कुषाण थे। इन कुषाणों ने जो है इस सिल्क रूट को कंट्रोल किया होगा। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किनका शासन था? कुषाणों का शासन था मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर। पेशावर और मथुरा इन दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, यानी कि इनके जो दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे वो कौन कौन थे? वो मथुरा था और पेशावर था। जो पेशावर आज कहां पर है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में? बताइए कमेंट करके जल्दी इस बात के। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर कहां जा रही है? सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जा रही है एक शाखा निकल करके। सिल्क रोड ऐसे जा रहा है पश्चिम एशिया की तरफ जो है, तो वहीं से एक शाखा इन्होंने इधर निकाल ली। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। तो इसे चीन रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे रेशम मार्ग के बारे में समझेंगे, क्यों रिवाइव करना चाहता है, क्यों आज जो है इतिहास में किस तरीके का ये रेशम मार्ग था। तो अब हम जो है कल पढ़ेंगे अगला अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। तो किस तरीके से नए साम्राज्य उभर रहे हैं और राज्य बन रहे हैं ये समझेंगे। उम्मीद है आपको आज सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जो चीज समझ में नहीं आई है वो कमेंट करके बता दीजिए। और पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है, आप अगर नहीं मिल रही तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं अपनी टीम से बोल सकूं कि इनको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाए। तो यही था आज का लेक्चर। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।